हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डेली रोज में बीपीएससी से प्रीवियस ईयर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एट विच प्लेस इन बिहार गांधी जी हैड इज फर्स्ट सत्याग्रह। ऑप्शन ए है चंपारण, बी है दरभंगा, सी है वैशाली एंड ऑप्शन डी है पटना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, होपफुली अभी तक आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। इसका सही आंसर है चंपारण। देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन इस मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक को, चंपारण में जो फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च करा गया था गांधी जी के द्वारा, इसको हम डिटेल में समझेंगे। और इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा तीन काठिया सिस्टम। अब तीन काठिया सिस्टम क्या था? देखिए, इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिगो की खेती करवाते थे, और इंडिगो से रिलेटेड हम पीजेंट मूवमेंट भी पहले देख चुके थे, और ये दौर है 1917 का। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, और सबसे पहले इसको ही समझ लेते हैं हम तीन काठिया सिस्टम को। मान लो कि ये फार्मर की लैंड है, और इसको आप 1 बीघा कंसीडर कर लो, क्योंकि जो बिहार में मेजरमेंट करा जाता था लैंड का वो बीघा के रूप में, आज भी हम बीघा के रूप में ही करते हैं। अब 1 बीघा इक्वल टू आप मान लो 20 काठा के, और यहाँ पर 3 काठिया सिस्टम, मतलब 3/20 लैंड पर आपको इंडिगो की खेती करनी है। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा हर फार्मर्स को कहा जाता था। मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स पैसा देते थे और फार्मर्स को कहते थे कि आपकी जितनी भी लैंड है उसको आप इस तरह से डिवाइड कर लो, 3/20। और ये एक तरह से आप एग्रीमेंट भी कंसीडर कर सकते हो कि एग्रीमेंट हो रखा है फार्मर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में कि आपको इतनी लैंड पर तो इंडिगो की खेती करनी ही पड़ेगी। अब इंडिगो की खेती करना फार्मर्स पसंद नहीं करते थे, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे। और पसंद क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा पानी लगता था, और इंडिगो की खेती करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी रेट है वो भी लो हो जाता था। बट चलिए, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इंडिगो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा कि इंडिगो की खेती में क्यों फार्मर इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर चंपारण वाला मूवमेंट। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, 1917 के दौर में जर्मन ने एक आर्टिफिशियल डाई बना दी। ठीक है जी। जैसे ही आर्टिफिशियल डाई बनाई गई जर्मन के द्वारा, जो इंडिगो की खेती करी जा रही थी और उससे जो डाई बनती थी, और उस डाई को खरीदने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता था। मतलब जो जर्मन डाई थी वो सस्ती थी कंपैरेटिवली इंडियन ऑर्गेनिक डाई, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लग गया इंटरनेशनल मार्केट में। और ब्रिटिशर्स ने इंडिगो की जो खेती फार्मर्स कर रहे थे इनको पैसा देना बंद कर दिया। अब जब पैसा देना बंद कर दिया यहाँ पर, तो फार्मर्स ने इंडिगो की खेती करना बंद कर दिया। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पावर इनके पास है, तो ये फार्मर्स को फोर्सफुली वे में बोलते थे कि आपको इंडिगो की खेती तो करनी पड़ेगी, और फार्मर को पैसा मिल नहीं रहा था, और इसी वजह से यहाँ पर हमें एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिला। और मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि फोर्सफुली वे में इंडिगो की खेती करवाई जा रही थी। अब देखिए, ये पूरा का पूरा मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया, और बिहार रीजन में जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जैसे एक नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ला जी, और इन्होंने लखनऊ वाला सेशन भी अटेंड किया था जो 1916 में हुआ था, लखनऊ सेशन। और यहाँ पर जब चंपारण का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया, तो बिहार के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे ये गांधी जी के पास गए। और कौन कौन यहाँ पर, आप एक ही नाम आप याद कर सकते हो, राजकुमार शुक्ला। और शुक्ला जी ने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी गांधी जी को कि आप एक बार आइए और चंपारण में जो एग्जैक्टली चल रहा है उसको देखिए। तो गांधी जी आते हैं यहाँ पर, और गांधी जी एक टीम बना देते हैं, और इस टीम में राजकुमार शुक्ला जी होते हैं, एंड राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे, अनुराग नारायण सिन्हा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है नाम, एंड ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक है जी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको काफ़ी डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस करवाऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 पर्सन्स थे इनको गांधी जी ने अपॉइंट किया कि आप देखिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और गांधी जी खुद भी आ गए थे चंपारण में। गांधी जी कब आए थे चंपारण में, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देखिए, बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो काफ़ी डिटेल में हम लोगों को समझना पड़ेगा इस मूवमेंट को। तो पटना मुजफ्फरपुर होते हुए गांधी जी चंपारण पहुँचे 10 अप्रैल 1917 में। ठीक है जी। जैसे ही गांधी जी पहुंचे, तो गांधी जी ने इस टीम को कहा कि एग्जैक्टली देखते हैं कि जो पूरा का पूरा मूवमेंट है इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, और एग्जैक्टली चंपारण में जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल क्या है।
तो गांधी जी ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जिसमें डिटेल में रिकॉर्ड इकट्ठा करा जा रहा था कि वहाँ के लोगों की एग्जैक्टली हालत क्या थी ब्रिटिश रूल में। अब इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने 18 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, ठीक है जी। और गांधी जी को अरेस्ट करा गया और अरेस्ट करके 18 अप्रैल को, अरेस्ट पहले कर लिया था, 18 अप्रैल को आप ऐसे समझ लो कि अरेस्ट कर मोतीहारी कोर्ट में ले जाया गया। अब मोतीहारी कोर्ट में ले जाकर गांधी जी से जब पूछा गया कि आप यहाँ पर जो ये रिकॉर्ड बना रहे हो जो लोगों का, ये एक तरह से लॉज के एंगेज्ड है, तो गांधी जी ने एग्री कर लिया। गांधी जी ने कहा हाँ बिल्कुल मैं यहाँ पर लॉज के एंगेज जाकर काम कर रहा हूँ। तो इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने समझा कि यहाँ गांधी जी एग्री कर गए और गांधी जी के साथ बहुत सारे फार्मर्स भी आए थे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हम गांधी जी को यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे, मतलब गांधी जी को जेल में डाल देंगे, अरेस्ट कर देंगे, तो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा गर्मा जाएगा, बेटर ये है गांधी जी को हम यहाँ पर रिलीज़ कर दें। तो गांधी जी जैसे ही रिलीज़ होते हैं उसके बाद गांधी जी लग जाते हैं रिकॉर्ड इकट्ठा करने में कि यहाँ पर लोगों की हालत कैसी है, इसको हम देखते हैं। और चंपारण में जो ये मूवमेंट चल रहा है, जो 3/20 वाला सिस्टम था, 3 काठे सिस्टम, इसको लेकर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है जी। क्योंकि ब्रिटिशर्स पैसा दे नहीं रहे और फार्मर्स इंडिगो की खेती करें क्यों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी लग रहा है, मेहनत लग रही है और पैसा मिल नहीं रहा। अब गांधी जी ने यहाँ पर रिकॉर्ड इकट्ठा करना स्टार्ट करा और लगभग 4000 के आसपास, अब कई जगह 3000 लिखा हुआ है, कई जगह 4000 लिखा हुआ है, तो आप 3000 से 4000 फाइल कंसिडर कर लो। ये गवर्नमेंट को जाकर दे दी कि एग्जैक्टली देखो भाई यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा हाल है चंपारण वाले एरिया में और इस तरह से लोग परेशान हैं आपके राज में। अब जब गवर्नमेंट को ये फाइल्स दी गई तो गवर्नमेंट ने इसको लेकर एक कमीशन बनाया और ये कमीशन में गांधी जी को भी इन्वॉल्व करा गया, इंडिगो कमीशन। और इस कमीशन की एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के बिहाफ पर एक एक्ट पास करा गया 4 मार्च 1918। आप देख रहे हो कि ये मूवमेंट कितना लंबा चला, ठीक है। अब 4 मार्च 1918 को जो ये एक्ट पास करा गया, इस एक्ट को याद रखना इंपॉर्टेंट है, चंपारण एग्रियन एक्ट। और इसमें जो 3 काठे सिस्टम था इसको रिमूव कर दिया गया और फार्मर को इवन कंपनसेशन भी दिया गया। अब यहाँ पर इस रिवोल्ट से प्रभावित होकर बिहार में जो दरभंगा वाला एरिया है, जैसे यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हो दरभंगा वाला एरिया, यहाँ पर मधुबानी डिस्ट्रिक्ट था दरभंगा में, अभी भी है मधुबानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मधुबानी डिस्ट्रिक्ट में स्वामी विद्यानंद ने भी इसी तरह से एक सत्याग्रह लॉन्च करा था और ये 1919 में करा था। और इसको देखते हुए बिहार में जो फार्मर्स हैं उनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव कंसिडर कर लिया गया था, ठीक है जी। तो होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आया और इस क्वेश्चन में हमने कोई भी ऐसा पॉइंट मिस नहीं करा और इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देखना है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का हमारा। Who was the president of गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922? अब देखिए मैं आपको हमेशा हर क्वेश्चन में बोलता हूँ अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितने भी सेशंस हुए और उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार ज़रूर देखिएगा विकीपीडिया से। हो सकेगा तो मैं लास्ट में आपको एज अ रिवीजन तौर पे ऐसे टॉपिक डिस्कस करवाऊंगा जहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, ठीक है जी। चाहे वो एंशियंट से हो, चाहे वो मेडिवल से हो, चाहे वो मॉडर्न से हो, लेकिन ये जो आपने सेशंस हैं इनको जरूर देखना है और इनके जो प्रेसिडेंट हैं इनको प्लीज़ एक बार नोट डाउन जरूर करिएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको सभी के सभी एक दिन में याद करने हैं, आप 5 to 10 सेशंस के जो प्रेसिडेंट है वो एक बार में एक दिन में याद कर सकते हो, ठीक है जी। थोड़ा डिटेल ओरिएंटेड तैयारी करनी है बीपीएससी की, क्योंकि अब देखिए स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल ओरिएंटेड तो हम लोगों को जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे जो गया में सेशन हुआ था। ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है SN बैनर्जी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी है हकीम अजमल खान, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए CR दास या फिर चित्तरंजन दास, ठीक है जी। अब देखिए इस सेशन में हुआ क्या, थोड़ा सा हम सिचुएशन समझते हैं। यहाँ पर 1922 की हम बात कर रहे हैं तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था गांधी जी ने, जब चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था। जब गांधी जी को अरेस्ट करा गया तो और गांधी जी ने जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया तो लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया क्यों गया। और गांधी जी भी यहाँ पर बिल्कुल सही थे, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा क्या थी
कि वायलेंस बर्दाश्त नहीं है, और वायलेंस हो गया था, चोरा चोरी इंसिडेंट है ना। तो उस सिचुएशन में अब गांधी जी जेल में चले गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस को संभालने वाला कोई था नहीं। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस में ना दो गुट बन चुके थे। एक था नो चेंजर्स। नो चेंजर्स कह रहे थे कि गांधी जी की विचारधारा बिल्कुल सही है, हम तो उसी विचारधारा से चलेंगे, और जब तक गांधी जी जेल में हैं तब तक हम अपना एजेंडा यहाँ पर चलाते रहेंगे, स्कूल्स खोलेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करेंगे, और यहाँ पर बस हमारा यही काम है। मतलब एक तरह से गांधी जी की विचारधारा के साथ चलेंगे। और एक विचारधारा थी जो चाहती थी कि नहीं, हम लोगों को एटलीस्ट काउंसिल में एंट्री करनी चाहिए, और इस सेकंड को आप कंसीडर कर सकते हो स्वराजिस्ट। ठीक है जी। अब स्वराजिस्ट क्या कह रहे हैं कि हमें काउंसिल में एंट्री करनी चाहिए, लेकिन नो चेंजर्स और गांधी जी कहते थे अगर हम काउंसिल में एंट्री करेंगे तो हम यहाँ पर करप्ट हो जाएंगे, मतलब हम लोग भी ब्रिटिशर्स की सारी बातें मानेंगे, और ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं तो हम पॉलिसी मेकिंग में तो क्या ही यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंस दे पाएंगे, अपना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो हम लोग जैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंटर करेंगे तो हम लोग भी करप्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर नो चेंजेस इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन स्वराजिस्ट कह रहे थे कि नहीं, हमें काउंसिल में एंटर होना है, चाहे हम पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन एटलीस्ट हम पॉलिसी जो बन रही होगी उसका विरोध तो कर सकते हैं। हम लोगों को तो बता ही सकते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग बन रही है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है, या एटलीस्ट हम लोगों का यहाँ पर अगर प्रेजेंट होगी तो हम कितना ज़्यादा मतलब अपना एक रोल प्ले कर पाएंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हुआ कि जब गया सेशन हुआ, इसके प्रेसिडेंट थे CR दास। तो CR दास ने यहाँ पर एक वोटिंग करवाई कि हमें काउंसिल में एंट्री करनी चाहिए। तो ये काउंसिल में एंट्री करने की जो वोटिंग थी, इसमें CR दास हार जाते हैं, मतलब CR दास का साथ नहीं देते बहुत सारे लीडर्स, चाहे जैसे आप बात कर सकते हो वल्लभ भाई पटेल, राजा गोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, ये नो चेंजर में थे। और स्वराजिस्ट में थे मोतीलाल नेहरू एंड CR दास एंड अजमल खान। ये यहाँ पर कह रहे थे कि नहीं, हमें काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसको देखते हुए जब CR दास को लगता है कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो गया सेशन के बाद इन्होंने रिज़ाइन दे दिया और अपनी एक खुद की पार्टी बनाई, स्वराजिस्ट पार्टी। और स्वराजिस्ट पार्टी बाद में चलकर ये कांग्रेस में ही इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो मर्ज हो गया था, लेकिन इसको कांग्रेस में ही कंसीडर करा जाता था। और स्वराजिस्ट पार्टी ने जब इलेक्शन हुए 1923 में, तो बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर अपनी जीत हासिल करी। आउट ऑफ 145 42 सीट्स पर ये जीत गई। ठीक है जी। और फिर महात्मा गांधी जी को भी लगा कि जो स्वराजिस्ट पार्टी है वो बहुत ही अच्छे वे में, एक अच्छे मैनर में अपना यहाँ पर रोल प्ले कर रही है, तो बेटर ये है कि स्वराजिस्ट पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर लिया जाए। तो 1924 में जब महात्मा गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बेलगांव में सेशन हुआ था, तो उसमें स्वराजिस्ट पार्टी को कंसीडर करा गया कि विद इन कांग्रेस ही ये पार्टी है, मतलब ये कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। और फिर 1925 में CR दास की डेथ हो जाती है, और उसके बाद से तो ये मर्जर ही हो जाता है इस पार्टी का इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गया, CR दास जी को कहा जाता है देश बंधु, और बहुत ही ज़बरदस्त एडवोकेट थे, फ्रेंड ऑफ द नेशन, देश बंधु का मतलब होता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी बेस्ड है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स 1893-1894 that criticized the Congress for being out of the touch with the proletaire. Who was the author of this article? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस ऐसे ही हमें देखने को मिलते हैं BPSC में, और यही एक तरह से गेम चेंजर होते हैं। मतलब हम लोग अगर इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेते हैं तो हमारा पेपर क्लियर हो जाता है, नहीं तो फिर एक बेटर अपॉर्चुनिटी को हम खो देते हैं। तो चलिए एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अरबिंदो घोष, बी ऑप्शन है AO ह्यूम, ऑप्शन सी है GK गोखले, एंड ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। चलिए होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका सही आंसर है अरबिंदो घोष। अब देखिए अरबिंदो घोष का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872, और इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और उसके बाद इन पे कॉन्स्पिरेंसी केस चल पड़े थे, और कॉन्स्पिरेंसी केस के चलते हुए इनको इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब जो पॉलिटिकल
एक अपना सेटअप है उसको छोड़ना पड़ा था और स्पिरिचुअल की तरफ जाना पड़ा था। ठीक है, एग्जैक्टली हुआ क्या मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे डिटेल में मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट सेकंड में आप देख सकते हो जो हमने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ डिस्कस करी थी। अब एग्जैक्टली हुआ क्या, इंडिया में 1902 में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फेज़ फर्स्ट स्टार्ट हुआ था और इसमें बहुत सारे हमें कॉन्स्पिरेंसी केस देखने को मिले। और एक कॉन्स्पिरेंसी केस था अलीपोर कॉन्स्पिरेंसी केस, इसको मनीकोटला गार्डन केस भी कहा जाता था। ठीक है, अब ये केस में बेसिकली औरबिंदो घोष का नाम आया और साथ साथ बरिंद्रा कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, हेमचंद्र दास कानगो और 34 लोगों को ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था। अब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया तो इनके ऊपर केस चले और औरबिंदो घोष को मजबूर करा गया कि अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट छोड़ देते हैं तो हम आपको यहाँ पर क्लीन चिट दे देंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पर जेल में ही रहना पड़ेगा। और जब इनको अरेस्ट करा गया था ये 34 लीडर्स को, तो इन पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करी गई थी, मतलब बहुत बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने अत्याचार करे थे इनके ऊपर। और औरबिंदो घोष को बचाने वाले थे CR दास। और फाइनली इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसको छोड़कर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए थे और इन्होंने पौंडीचेरी में अपना आश्रम बनाया। फिर इन्होंने पूरा जीवन वहीं पर व्यतीत कर दिया और इनकी बहुत सारी बुक्स हैं। और जैसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ डिवाइन, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, और जो कि हम लोगों को बताती थी योगा के बारे में। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ योगा जो डील करती थी प्रैक्टिकल गाइडेंस ऑफ इंटीग्रल योगा, सवित्री, लेजेंड एंड अ सिंबल और न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, एसे ऑन गीता, बहुत सारा लिटरेचर वर्क इन्होंने किया था। आप विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, द लाइफ डिवाइन। ठीक है, ये याद रखना, औरबिंदो घोष ने लिखी थी और इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय अ कमेटी हेडेड बाय डैश एंड द सब्जेक्ट वाज डैश। ठीक है जी, आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू, एंड सेकंड जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आएगा इंडियाज रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश एम्पायर। क्या यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, और सेकंड में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, सी में मोतीलाल नेहरू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया, एंड ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। देखिए 1928 के आसपास नेहरू रिपोर्ट सबमिट हुई थी और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की। अब एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि हुआ क्या इस पूरे के पूरे सिचुएशन में। अब ब्रिटिशर्स ने एक साइमन कमीशन अपॉइंट किया था। अब ये जो साइमन कमीशन था ये इसी की जो रिपोर्ट थी इसी की बिहाफ पर 1935 का जो एक्ट वो आना था और इंडिया को इसी के अकॉर्डिंगली पावर मिलनी थी। ठीक है जी, अब साइमन कमीशन का विरोध इसलिए करा गया था कि जो इसमें मेंबर्स थे इंक्लूडिंग जो हेड थे, ऑब्वियसली यहाँ पर साइमन नाम है तो यहाँ पर हेड कौन कर रहा होगा, साइमन, और 7 मेंबर की टीम थी, सभी की सभी ब्रिटिशर्स थे। और इंडियन गवर्नमेंट की उस समय जो हालत थी, मतलब इंडियन पूरा का पूरा जो देश उस समय जिस तरह से ब्रिटिश के अत्याचार में जी रहा था उसके हालात को चेक करके यहाँ पर हमें पावर देनी थी। तो यहाँ पर लोगों ने और जो लीडर्स हैं उन्होंने विरोध किया कि अल्टीमेटली हम लोगों को ये पावर देने की बात कर रहे हैं और कमीशन में कोई भी पर्सन इंडियन इन्होंने रखा नहीं। और साइमन गो बैक के नारे भी लगे और इसको देखते हुए आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर यहाँ पर एक तरह से मूवमेंट भी हुआ और हमने एक फ्रीडम फाइटर को भी खो दिया था, लाला लाजपत राय। ठीक है जी, और इसको देखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। अब यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने कहा कि ठीक है आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, उससे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, सभी पार्टीज़ को इकट्ठा कीजिए और अपना एक मत लेकर आइए। मतलब आप एक जैसी डिमांड करेंगे तो हम फाइनली सोच सकते हैं कि हमें आपको डोमिनियन स्टेटस देना है कि नहीं देना। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो नाम है ये आपको याद रखना है, ब्रिंकन हेड। और इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो इनके आगे हम लोड लगाएं। ठीक है, ब्रिंकन हेड ने कहा कि आप सभी पार्टीज़ को ज्वाइन कीजिए और उनका एक मत लेकर आएँ और उसके बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब मोतीलाल नेहरू जी ने सभी पार्टीज़ को बुलाया, उस समय लोकल पार्टीज़ भी बहुत सारी थी, सभी पार्टीज़ को बुलाया गया और फिर यहाँ पर एक मत
कंसीडर करा गया कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, पहले हम ब्रिटिशर से आज़ाद हो जाते हैं, उसके बाद हम जो भी अपने मैटर्स हैं उसको सुलटा लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी, मतलब जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट कह सकते हो। ठीक है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट कह सकते हो, और मोतीलाल नेहरू इस रिपोर्ट को बना रहे थे। ठीक है जी। और ये रिपोर्ट सबमिट कर दी गई 1928 में। और इसके बाद से इंडिया को लग रहा था, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इनके लीडर्स को लग रहा था कि हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको सीरियसली लिया नहीं। और फिर इसी के बिहाफ पर हमारे देश में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट लॉन्च करे गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। जैसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था डांडी मार्च। ठीक है जी। और उसके बाद तो बहुत सारे मूवमेंट्स हमें देखने को मिले, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट तो फाइनल जो था ही गांधी जी का, जिसके द्वारा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करा गया था। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ईयर दोज आर क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस रिस्पेक्टिवली। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी बेस्ड है, और आपको ईयर पता होने चाहिए। आरएसएस की जो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इंडिया की इवन वर्ल्ड की लार्जेस्ट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। और अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो ये 1925, और जो आरएसएस है ये भी 1925 में। अब देखिए हमें यहाँ पर ईयर तो चलो पता है 1925, मतलब यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जैक्टली डेट भी पता होनी चाहिए। कई बार डेट भी पूछ ली जाती है। जो सीपीआई बनाई गई थी 26 दिसंबर 1925, और जो आरएसएस बनी थी ये कौन सी डेट को बनी थी, 27 सितंबर 1925। तो ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। और आरएसएस की फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। तो आज के जो 5 क्वेश्चन थे उसमें इतना ही। होपफुली इन क्वेश्चंस में आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इनकेस अगर आपका डाउट होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।